द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड यानी एसी की। कंपनी ने हाल ही में अपने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही Q1 के नतीजे पेश किए हैं और इन नतीजों से कंपनी के भविष्य को लेकर कुछ अहम सवाल जरूर खड़े होते हैं। तो आज हमारे विचार विमर्श का जो केंद्रीय प्रश्न है वो ये है, क्या एसी अपनी Q1 FY26 आई कॉल और मैनेजमेंट की बातों को देखते हुए आने वाले समय में लगातार ग्रोथ और विस्तार के लिए एक मजबूत स्थिति में है, या फिर जो मौजूदा बाजार की चुनौतियां हैं, जो अनिश्चितताएं हैं, वो कंपनी के विकास की राह में बड़े जोखिम पैदा कर रही हैं। और हमारी ये जो पूरी बातचीत है, ये कंपनी की Q1 FY26 की जो आई कॉल हुई उसी में दी गई जानकारी पर आधारित है। तो मैं ये पक्ष रखूंगी कि कंपनी की बुनियाद काफी मजबूत है, उसने मुश्किल समय में भी आप देखें तो अच्छा लचीलापन दिखाया है और भविष्य में विकास की ठोस संभावनाएं नजर आती हैं। और मेरा फोकस इस बात पर रहेगा कि जो मौजूदा चुनौतियां हैं, खासकर जो मांग को लेकर या बाहरी फैक्टर्स को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, वो किस तरह से कंपनी की जो बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं, उनके सामने एक बाधा बन सकती हैं। देखिए, Q1 FY26 हाँ, बेशक एक चुनौतीपूर्ण तिमाही थी, खासकर अगर हम सिर्फ टॉप लाइन बिक्री के आंकड़ों को देखें। कुल आय में पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले करीब 7.63% की गिरावट आई। लेकिन मेरी नज़र में इस गिरावट के बावजूद कंपनी ने जिस तरह से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई है, वो वाकई काबिले तारीफ है और ये उसके लचीलेपन को दिखाता है। ईबीडीआ यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13.6% बढ़कर 142.5 करोड़ रुपए हो गया और सबसे जरूरी PAT टैक्स के बाद का मुनाफा वो 15.67% बढ़कर 96.83 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। और इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि कंपनी के मार्जिन प्रोफाइल में लगभग 300 बेसिस पॉइंट्स, आप कह सकती हैं करीब 3% का सुधार हुआ। ईबीडीआ मार्जिन 20.28% और PAT मार्जिन 13.77% तक पहुंच गया। मैनेजमेंट ने ये साफ किया कि ये सिर्फ कॉस्ट कटिंग से नहीं हुआ, बल्कि जो कमोडिटी की कीमतें थीं वो भी थोड़ी अनुकूल रहीं, उसका भी फायदा मिला। और साथ ही जो नए उत्सर्जन और सुरक्षा नियम आए, BS5 वगैरह, उसके चलते जो जरूरी दाम बढ़ाने पड़े वो भी सफल रहे। और अगर हम थोड़ी लंबी अवधि की बात करें तो कंपनी की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट और मजबूत दिखती है। सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर तो लगातार बना ही हुआ है, जिसका सीधा फायदा एसी जैसी कंपनियों को मिलना ही मिलना है। कंपनी ने अपनी उत्पादन क्षमता भी बढ़ाई है, जो अब 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू संभाल सकती है। इसके अलावा एक्सपोर्ट पर ज्यादा ध्यान देना, इस साल रेवेन्यू का 6 से 7% एक्सपोर्ट से लाने का लक्ष्य है। और डिफेंस सेक्टर में जो अवसर बढ़ रहे हैं, जहां इस साल रेवेन्यू का 3 से 4% आने की उम्मीद है और पिछले साल एक बड़ा ऑर्डर भी मिला था, ये सब मिलकर भविष्य के विकास के लिए एक मजबूत जमीन तैयार करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। खासतौर पर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और रोड मशीनरी सेगमेंट में इसी साल 30-40% की ग्रोथ की उम्मीद जताई गई है। और अभी हाल ही में सड़क परिवहन मंत्री ने भी कहा कि सरकारी ऑर्डर जल्दी रिलीज किए जाएंगे। 2 लाख करोड़ रिलीज हो चुके हैं और 7 लाख करोड़ और आने वाले हैं। तो इससे इस सेगमेंट को सीधा बूस्ट मिलेगा। और भविष्य के विस्तार के लिए भी देखिए, 138 एकड़ जमीन ली गई है और मॉडर्नाइजेशन के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैपेक्स यानी पूंजीगत खर्च वो भी तय किया गया है। हाँ, ये बात जरूर है कि मैनेजमेंट ने माना है कि रेवेन्यू को 2 गुना यानी FY27 तक और 3 गुना FY29 तक करने के जो लक्ष्य थे वो शायद 1 साल आगे खिसक सकते हैं। लेकिन कंपनी सही दिशा में बढ़ रही है, इसमें मुझे कोई शक नहीं लगता। हाँ, आपकी बातें काफी हद तक सही हैं, आंकड़े तो यही दिखाते हैं। लेकिन मैं थोड़ा तस्वीर का दूसरा पहलू भी सामने रखना चाहूंगा। देखिए, Q1 FY26 में रेवेन्यू में 7.5% की गिरावट को सिर्फ एक चुनौतीपूर्ण तिमाही कहकर नजरअंदाज करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। ये गिरावट सिर्फ बाजार की सुस्ती नहीं है। मैनेजमेंट ने खुद माना है कि इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो नए और सख्त उत्सर्जन नियम BS5 स्टेज 5, जिसके कारण मशीनों की कीमतों में 7 से 12% तक की बढ़ोतरी करनी पड़ी। अच्छा। हाँ, इसके अलावा ग्लोबल लेवल पर जो अनिश्चितता का माहौल है, और एक और अहम बात,
पिछली तिमाहियों में ग्राहकों ने क्या किया कि दाम बढ़ने के डर से पहले ही खरीदारी कर ली थी, प्री बाइंग जिसे कहते हैं। उसका असर अब डिमांड पर दिख रहा है। मैनेजमेंट का ये कहना कि साल की पहली छमाही मतलब H1 वैसे भी थोड़ी धीमी रहती है और Q2 यानी दूसरी तिमाही के भी सपाट रहने या मामूली सी बढ़त दिखाने की उम्मीद है, ये असल में मांग में बहुत धीमी रिकवरी का संकेत है। ये कोई तेजी का संकेत तो बिल्कुल नहीं है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि कंपनी ने पूरे साल के लिए वॉल्यूम ग्रोथ यानी कितनी मशीनें बिकेंगी इस पर कोई साफ अनुमान या गाइडेंस देने से परहेज किया है। वो कह रहे हैं कि भाई मानसून के बाद देखेंगे, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी साफ होगी तब बता पाएंगे। ये जो अनिश्चितता है ये निवेशकों के लिए जरूर चिंता का विषय होनी चाहिए। अब आते हैं मुनाफे पर। हाँ, Q1 में वो 20% से ज्यादा का EBITDA मार्जिन दिखा जो बहुत शानदार लगता है, लेकिन उसका एक हिस्सा अन्य आय यानी अदर इनकम से आया है, जो मुख्य रूप से कंपनी के जो निवेश हैं उन पर हुई कमाई है। ये सीधे तौर पर कंपनी के कोर बिजनेस यानी मशीनें बेचने के प्रदर्शन को नहीं दिखाता है। और मैनेजमेंट खुद भी ये मान रहा है कि आगे चलकर मार्जिन सामान्य होकर नॉर्मलाइज होकर लगभग 16-17% के स्तर पर ही स्थिर हो जाएंगे। अब ये मौजूदा 20% प्लस से तो काफी कम है। BS5 नियमों में जो बदलाव हुआ, खासकर 50 हॉर्स पावर से कम इंजन वाली छोटी मशीनों के लिए, जहां मैकेनिकल इंजन से सीधे इलेक्ट्रॉनिक इंजन पर जाना पड़ा और उसके कारण जो दाम बढ़े, उसको लेकर ग्राहकों की जो शुरुआती हिचकिचाहट थी, क्या वो पूरी तरह खत्म हो गई है? मैनेजमेंट कह रहा है कि हाँ, स्थिति स्टेबल हो रही है, लेकिन क्या बाजार ने इस बदलाव और बढ़ी हुई कीमतों को पूरी तरह से अपना लिया है, ये अभी देखना बाकी है। और बाहरी मोर्चे पर भी कुछ चिंताएं हैं, जैसे वो घाना प्रोजेक्ट वाली अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है, वो अभी भी अटकी हुई है। जापान की काटो कंपनी के साथ एक महत्वपूर्ण जॉइंट वेंचर होना था, उसे अंतिम रूप देने में लगातार देरी हो रही है। अमेरिका में टैरिफ लगने के कारण एक बड़ा व्हाइट लेबलिंग का प्रस्ताव था, किसी और ब्रांड के लिए मशीन बनाने का, वो रुक गया है। तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि बाहरी जोखिम भी है और कंपनी दूसरों पर निर्भर भी है। निर्यात और रक्षा का लक्ष्य सुनने में अच्छे हैं, पर अभी भी वो कुल रेवेन्यू का छोटा हिस्सा ही है और उनकी सफलता बाहरी परिस्थितियों पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। आप रेवेन्यू में गिरावट और Q2 के थोड़े सतर्क अनुमान पर जोर दे रही हैं, और ये स्वाभाविक भी है। लेकिन हमें मैनेजमेंट के इस आकलन पर भी ध्यान देना चाहिए कि Q2 से मांग सामान्य होने की उम्मीद है। उन्होंने आय कॉल में ये भी बताया कि पिछले 15-20 दिनों में जो पूछताछ का लेवल है, इंक्वायरी लेवल, वो सामान्य होना शुरू हो गया है। और पारंपरिक रूप से भी देखें तो मॉनसून के बाद और त्योहारों के मौसम में मांग में तेजी आती ही है। और जैसा मैंने पहले कहा, सरकारी खर्च, खासकर सड़क परियोजनाओं पर तेजी, ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेगमेंट के लिए एक बड़ा सहारा बनेगा। मंत्री जी के बयान से भी यही संकेत मिलते हैं। जहां तक BS5 मशीनों और बढ़ी कीमतों का सवाल है, मैनेजमेंट का कहना है कि शुरुआती हिचकिचाहट थी, लेकिन अब ग्राहक उसे स्वीकार कर रहे हैं और डिलीवरी भी हो रही हैं, यानी बाजार स्थिर हो रहा है। क्या ये एकदम से हो जाएगा? शायद नहीं, लेकिन रुझान तो सकारात्मक है। रुझान सकारात्मक हो सकता है, लेकिन Q1 में 7.63% की गिरावट एक हकीकत है और Q2 के लिए फ्लैट या थोड़ा बेहतर का अनुमान कोई बहुत उत्साहजनक तस्वीर तो पेश नहीं करता, है ना? क्या हम वाकई इतने कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि 7-12% की मूल्य वृद्धि और BS3 से सीधे BS5 इलेक्ट्रॉनिक इंजन पर जाने जैसे बड़े तकनीकी बदलाव का असर पूरी तरह खत्म हो गया है? खासकर छोटी मशीनों के बाजार में, जहां कीमत को लेकर सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। ग्लोबल अनिश्चितताएं अभी भी बनी हुई हैं और अगर निजी क्षेत्र का जो कैपेक्स है, पूंजीगत व्यय, वो धीमी गति से बढ़ता है तो उसका असर भी तो मांग पर पड़ेगा। और मैं फिर उसी बात पर आऊंगा, पूरे साल के लिए वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान न देना। मैनेजमेंट का सितंबर अंत तक इंतजार करने का फैसला यही दिखाता है कि वो खुद भी अभी पूरी तरह श्योर नहीं है। ये अनिश्चितता हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, मांग की तस्वीर थोड़ी मिली जुली है, ये माना, लेकिन अब कंपनी के मुनाफे और मार्जिन की स्थिरता पर आते हैं। देखिए, Q1 में 20% से ज्यादा EBITDA मार्जिन हासिल करना, ठीक है, भले ही उसमें अन्य आय का कुछ योगदान रहा हो, फिर भी ये कंपनी की लागत को कंट्रोल करने की क्षमता और अपनी कीमतें बढ़ाने की ताकत यानी प्राइसिंग पावर को तो दिखाता ही है। मैनेजमेंट ने साफ कहा कि जो प्राइस हाइक ली गई वो सिर्फ बढ़ी लागत को पास ऑन करने के लिए नहीं थी, बल्कि मार्जिन को बनाए रखने और सुधारने के लिए भी थी।
और उन्होंने ये विश्वास भी जताया है कि लगभग 33-35% का ग्रॉस मार्जिन और 16-17% का ओवरऑल ईबिटा मार्जिन लंबे समय तक टिकाऊ है, सस्टेनेबल है। इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो ये बेहतरीन मार्जिन लेवल्स में से एक है। ये बताता है कि कंपनी मुनाफा कमाने के लिहाज से एक मजबूत स्थिति में है। मैं मानता हूं कि कॉस्ट कंट्रोल अच्छा है, लेकिन Q1 के 20% प्लस ईबिटा मार्जिन को पूरी तरह से ऑपरेशनल एक्सीलेंस कहना वो शायद थोड़ी अतिशयोक्ति होगी। मैनेजमेंट ने खुद स्वीकार किया कि अन्य आय का इसमें ठीक-ठाक योगदान था। मुख्य सवाल ये नहीं है कि अभी मार्जिन क्या है, बल्कि ये है कि क्या जो अनुमानित 16-17% का स्थिर मार्जिन लेवल है वो वाकई टिकाऊ है। क्या होगा अगर भविष्य में स्टील जैसी कमोडिटी की कीमतें फिर से बढ़ती हैं, या अगर बाजार में कंपटीशन और तेज होता है? क्या तब मार्जिन बनाए रखने के लिए फिर से कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, और क्या इससे मांग पर और बुरा असर पड़ेगा? ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है, और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि 20% से 16-17% पर वापस आना भी एक सिग्निफिकेंट गिरावट है, जिसे सिर्फ नॉर्मलाइजेशन कहकर हल्का नहीं किया जा सकता। मुनाफे को बनाए रखने के साथ साथ कंपनी भविष्य के विकास के लिए नए रास्ते भी तो तलाश रही है। निर्यात और रक्षा क्षेत्र पर अब ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मैनेजमेंट का लक्ष्य है कि इस साल निर्यात और रक्षा मिलकर कुल रेवेन्यू में 10% का योगदान दे। ये पिछले साल के निर्यात के 4% से तो काफी ज्यादा है। रक्षा क्षेत्र में ऑर्डर बुक भी मजबूत दिख रही है। अशोक लेलैंड के साथ 45-50 करोड़ का ऑर्डर लगभग तय है। एक और 70-80 करोड़ का ऑर्डर पाइपलाइन में है। सीमा सड़क संगठन यानी BRO से भी ऑर्डर मिले हैं, और मोटो ग्रेडर का एक बड़ा टेंडर भी है। काटो के साथ जॉइंट वेंचर JV भी मैनेजमेंट के अनुसार अंतिम चरण में है, और उम्मीद है कि इसी तिमाही या अगली तिमाही की शुरुआत में ये पूरा हो जाएगा। और एक और बड़ी संभावना है एंटी डंपिंग ड्यूटी। अगर सरकार चीनी आयात पर खासकर क्रेन सेगमेंट में क्रॉलर, ट्रक और टावर क्रेन में ये ड्यूटी लगाती है, तो एस के लिए 500 से 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त रेवेन्यू का दरवाजा खुल सकता है। ये सब मिलकर भविष्य की तस्वीर को उज्जवल बनाते हैं। अवसर जरूर है मैडम, लेकिन इनमें अगर और मगर भी बहुत हैं। जैसा कि आपने खुद माना, घाना परियोजना रुकी हुई है। काटो JV की घोषणा तो पिछले साल ही हुई थी, लेकिन अब तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। देरी क्यों हो रही है, ये स्पष्ट नहीं है। रक्षा ऑर्डर्स का मिलना एक बात है, और उनका समय पर पूरा होना और उनसे अनुमानित रेवेन्यू आना दूसरी बात। उदाहरण के लिए आईकॉल में बताया गया कि पिछले साल जो सबसे बड़ा रक्षा ऑर्डर मिला था, उसका एग्जीक्यूशन इस साल के तीसरी या चौथी तिमाही में धीरे धीरे शुरू होगा, और इस साल रेवेन्यू पर उसका असर सिर्फ 50 से 70 करोड़ रुपए का होगा। ज्यादातर रेवेन्यू तो अगले साल आएगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी का नतीजा अभी पूरी तरह अनिश्चित है। सरकार विचार कर रही है, लेकिन फैसला कब आएगा और क्या आएगा, ये कहना मुश्किल है। तो क्या 6-7% निर्यात और 3 से 4% रक्षा का लक्ष्य मौजूदा ग्लोबल माहौल और घरेलू परिस्थितियों में हासिल किया जा सकता है? ये थोड़ा महत्वाकांक्षी लगता है। और वो अमेरिका वाला व्हाइट लेबलिंग सौदा टैरिफ के कारण अटक गया। ये बाहरी फैक्टर्स पर निर्भरता का एक और उदाहरण है। ज्यादा का रेवेन्यू बनाने की क्षमता मौजूद है। इसका मतलब है कि निकट भविष्य में अगर बिक्री बढ़ती भी है, तो कंपनी को तुरंत कोई बड़ा नया प्लांट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बड़ा फायदा है। और भविष्य को देखते हुए 138 एकड़ अतिरिक्त जमीन का अधिग्रहण और इस साल मॉडर्नाइजेशन के लिए 100 करोड़ से ज्यादा का कैपेक्स और आगे विस्तार के लिए 250-300 करोड़ का प्लान, ये सब दिखाता है कि कंपनी लंबी अवधि के विकास के लिए तैयारी कर रही है। कंपनी ने पहले भी, जैसे ये उत्सर्जन नियम आए, BS5 वगैरह, इन बदलावों का सफलतापूर्वक सामना किया है, जो उसकी अनुकूलन क्षमता, एडेप्टेबिलिटी को साबित करता है। मैनेजमेंट ने यह भी संकेत दिया है कि वे अधिग्रहण के जरिए, यानी दूसरी कंपनियों को खरीद करके भी विकास के अवसरों, इनऑर्गेनिक ग्रोथ पर नजर बनाए हुए हैं। क्षमता होना अच्छी बात है, बिल्कुल, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या बाजार की मांग उस क्षमता का उपयोग करने के लिए पर्याप्त तेजी से बढ़ेगी, खासकर तब जब हमने Q1 में गिरावट देखी है और Q2 के लिए भी आउटलुक बहुत उत्साहित करने वाला नहीं है। अधिग्रहण की योजनाएं सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन वो कब और कैसे अमल में आएंगी, ये अभी स्पष्ट नहीं है। बाहरी जोखिम हमेशा बने रहते हैं। क्या कंपनी ग्लोबल सप्लाई चेन में किसी बड़ी रुकावट या अचानक किसी नए नियम के आने जैसे अप्रत्याशित झटकों से सुरक्षित है?
आई कॉल में हाइड्रोलिक क्रेन सेगमेंट में अस्थायी रूप से बाजार हिस्सेदारी मार्केट शेयर कम होने का जिक्र भी था। हालांकि मैनेजमेंट ने उसे BS5 ट्रांजिशन से जोड़ा, लेकिन क्या यह किसी गहरी कॉम्पिटिटिव चुनौती का संकेत तो नहीं? विस्तार योजनाएं जरूरी हैं, लेकिन उनका सही समय पर और प्रभावी ढंग से लागू होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो संक्षेप में मेरा मानना है कि एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ने रेगुलेटरी बदलावों और बाजार की नरमी जैसी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखने और बढ़ाने में कमाल का लचीलापन दिखाया है। मार्जिन में सुधार प्रभावशाली है, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, कंपनी की बढ़ी हुई क्षमता, भविष्य की विस्तार योजनाएं और निर्यात व रक्षा जैसे नए बाजारों में कदम रखना, ये सब मिलकर मध्यम से लंबी अवधि के विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। निकट भविष्य में कुछ चुनौतियां जरूर हैं और विकास के लक्ष्यों में शायद 1 साल की देरी हो सकती है, जैसा मैनेजमेंट ने कहा, लेकिन कुल मिलाकर तस्वीर मुझे तो सकारात्मक ही नजर आती है। दूसरी ओर मेरा निष्कर्ष ये है कि हालांकि लंबी अवधि की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन नियर टर्म की जो तस्वीर है वो निश्चित रूप से अनिश्चितताओं से भरी हुई है। Q1 में रेवेन्यू में गिरावट, Q2 के लिए सतर्क दृष्टिकोण और पूरे साल के वॉल्यूम गाइडेंस की कमी, ये सब मांग को लेकर क्लैरिटी न होने की ओर इशारा करते हैं। मार्जिन का मौजूदा ऊंचे स्तर से अपेक्षित 16-17% पर वापस आना और बाहरी जोखिम जैसे ग्लोबल अनिश्चितता, रुकी हुई परियोजनाएं, घाना और जेवी में देरी काटो, इनको देखते हुए सतर्क रहना जरूरी है। कंपनी में पोटेंशियल है, क्षमता है, लेकिन मौजूदा माहौल में चुनौतियां भी उतनी ही वास्तविक है जिन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते। आज की हमारी इस बातचीत से ये तो साफ है कि AC एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। कंपनी की जो आंतरिक मजबूतियां हैं, जैसे कि उसका बेहतर मार्जिन प्रोफाइल, बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता और सरकारी नीतियों से लाभ उठाने की क्षमता, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। बिल्कुल। वहीं निकट भविष्य की चुनौतियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। मांग में सुधार की रफ्तार कैसी रहेगी? क्या मार्जिन अनुमानित स्तर पर स्थिर रह पाएंगे? और क्या बाहरी परियोजनाएं और जॉइंट वेंचर उम्मीद के मुताबिक सफल होंगे? इन सभी पहलुओं पर नजर रखनी होगी। निवेशकों के लिए जरूरी है कि वो इन दोनों अलग-अलग दृष्टिकोणों पर गौर करें। ये विश्लेषण AC के प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं को समझने में मदद करता है, लेकिन यकीनन ऐसे कई और पहलू हैं जिन पर आगे विचार किया जा सकता है। हम अपने श्रोताओं को प्रोत्साहित करते हैं कि वे इस जानकारी के आधार पर अपने खुद के निष्कर्ष निकालें। द डिबेट में शामिल होने के लिए धन्यवाद।